हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम विद्युत रसायन में नर्स समीकरण के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने दो अनुप्रयोग नर्स समीकरण के देख लिए थे। आज तीसरा अनुप्रयोग अपन देखने वाले हैं। तीसरे अनुप्रयोग में आएगा सांद्रण सेल। ठीक है, सांद्रण सेल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका विद्युत वाहक बल भी हम नर्स समीकरण की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग आती है तीसरा अनुप्रयोग है नर्स समीकरण का, सांद्रण सेल में। ठीक है, तो सांद्रण सेल क्या होता है पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा विद्युत ऐसा विद्युत रसायन सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पदार्थ के बने हों, बस उनके विद्युत अपघटिका सांद्रण अलग हो, उन्हें सांद्रण सेल कहा जाता है। इनमें जिस विद्युत अपघटिका या जिस इलेक्ट्रोड का सांद्रण उच्च होता है वह कैथोड की भांति कार्य करता है, जबकि जिस इलेक्ट्रोड का सांद्रण निम्न होता है वह एनोड की भांति कार्य करता है। ठीक है, आप समझो सांद्रण सेल क्या होता है? ऐसा विद्युत रासायनिक सेल जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पदार्थ के बने हों, ठीक है, किंतु आपके जो विलयनों का सांद्रण है वो क्या हो, अलग अलग हो। तो उस प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल को हम क्या बोलते हैं? सांद्रण सेल। जैसे कि आपने ले लिया Zn/Zn2 प्लस C1 लवण से टू Zn2 प्लस C2। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? Zn। ठीक है, ये आपका सांद्रण सेल है। इनका सांद्रण अलग अलग है, पदार्थ एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा? सांद्रण सेल हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया अगर अपन देखेंगे तो Zn, ठीक है, प्लस Zn2 प्लस ब्रैकेट में C1, सही, Zn2 प्लस ब्रैकेट में C2। ठीक है, ये क्या बनाएगा? Zn2 प्लस C1। आपका इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका अपचयन हो रहा है, और ये क्या बना रहा है? Zn बना रहा है।
है, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं Zn से Zn क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, या इनका कंसंट्रेशन तो क्या होता है, यूनिटी। आपको ई सेल निकालना है, तो ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF नेचुरल सॉरी लॉग, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस यानी C1 अपॉन कंसंट्रेशन C2, ठीक है। बाकी इनका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यूनिटी। ये यहां पर E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो E सेल बराबर क्या हो जाएगा, E सेल बराबर हो जाएगा माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है, लॉग C1 बटे C2। माइनस साइन हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो E सेल बराबर आपका हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF लॉग C2 अपॉन C1, ठीक है, वेयर C2 मस्ट बी ग्रेटर देन C1। तो जो कैथोड है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए और एनोड का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। तो ये आपका ईएमएफ ऑफ सेल हो जाता है, यानी सेल का विद्युत वाहक बल हो जाता है, ठीक है। 298 केल्विन ताप पर, ठीक है, 298 केल्विन ताप पर, ठीक है। क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.059। तो ई सेल बराबर कितना हो जाएगा, 0.0591 अपॉन n लॉग C2 बटे C1। ये n कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है वो n का मान होता है, ठीक है। तो ये आपका अनुप्रयोग है किसका, नट समीकरण का, ठीक है। कौन सा, तीसरा अनुप्रयोग। अब चौथा अनुप्रयोग लिखेंगे। चौथा अनुप्रयोग लिखेंगे, गिब्स मुक्त ऊर्जा ज्ञात करने में, ठीक है। गिब्स मुक्त ऊर्जा ज्ञात करने में या स्वतंत्र मुक्त ऊर्जा ज्ञात करने में या गिब्स स्वतंत्र ऊर्जा ज्ञात करने में, ठीक है। तो अपन बात करें गिब्स मुक्त ऊर्जा ज्ञात करने में या गिब्स मुक्त ऊर्जा होती क्या है वो अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग आती है, चौथा अनुप्रयोग आता है किसका, नट समीकरण का, किसमें, गिब्स मुक्त ऊर्जा ज्ञात करने में, ठीक है। गिब्स मुक्त ऊर्जा ज्ञात करने में, ठीक है। किसी भी प्रक्रम में, किसी भी प्रक्रम में गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान, गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मान अधिकतम उपयोगी कार्य के बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है विद्युत रसायन सेल में, विद्युत रसायन सेल में इसका मान विद्युत कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, मान के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका डेल्टा जी बराबर माइनस इलेक्ट्रिक वर्क यानी विद्युत कार्य, ठीक है। तो आपका विद्युत कार्य बराबर
प्रवाहित आवेश गुणित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा जी बराबर प्रवाहित आवेश क्या हो जाएगा एन एफ, ठीक है, विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा ई सेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस डेल्टा जी हो गया। तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, नर्स समीकरण से क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई जीरो सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, उत्पाद का साधारण बटे अभिकारक का साधारण हो जाता है। ठीक है, ये ऊपर रख दो, तो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ, ये हो जाएगा ई जीरो सेल, ठीक है, ई जीरो सेल माइनस आर टी माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो अंदर इसका एनएफ का मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा जी बराबर माइनस एनएफ ई जीरो सेल, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.303 आर टी, ठीक है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, जहां माइनस एन एफ ई जीरो सेल बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा जी जीरो। ठीक है, यानी मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा किसके बराबर हो गई, माइनस ई जीरो सेल के बराबर हो। तो यहां से डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 आर टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी जीरो ऑलरेडी लिख चुका हूं, डेल्टा जी जीरो कितना होता है, डेल्टा जी जीरो बराबर माइनस एन एफ ई जीरो सेल या एन एफ ई जीरो सेल बराबर माइनस डेल्टा जी जीरो। ठीक है, और डेल्टा जी के बारे में तो ऑलरेडी बता चुके हैं वो कितनी होती है। अब साम्य अवस्था पर क्या होता है आपका, डेल्टा जी बराबर जीरो, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी बराबर के सी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये जीरो बराबर डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 आर टी लॉग के सी। ठीक है, तो 2.303 आर टी लॉग के सी बराबर माइनस डेल्टा जी जीरो। ठीक है, तो यहां से लॉग के सी की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, ठीक है, लॉग
Kc बराबर माइनस डेल्टा G0 अपॉन 2.303 RT। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा G0 बताए कितना होता है, NF सेल हो जाता है, तो यहां से Kc भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान निकाल सकते हो। किसकी सहायता से, नर्स समीकरण की सहायता से। तो ये हो गया आपके नर्स समीकरण के अनुप्रयोग। इलेक्ट्रोड का सांद्रण भी निकाल सकते हो, पीएच मान भी निकाल सकते हो, कई सारे प्रश्न इस पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, या विद्युत रासायनिक सेल का वर्गीकरण। ठीक है, अपनी हेडिंग लिखेंगे विद्युत रासायनिक सेल का वर्गीकरण। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे विद्युत रासायनिक सेल का वर्गीकरण, कितने प्रकार के होते हैं वो अपन बात करते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आएगी विद्युत रासायनिक सेल के वर्गीकरण, विद्युत रासायनिक सेल का वर्गीकरण। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। वैसे तो तीन भाग होते हैं, लेकिन अपन दो भाग पढ़ लेते हैं। एक तीन भाग कौन कौन होते हैं, पहले दो भाग देख लेते हैं। पहला प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल, ये मुख्य दो भाग हैं। तीसरा मैं अलग से बता देता हूं। ठीक है, ये होते हैं आपके ईंधन सेल। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल क्या होते हैं और ईंधन सेल क्या होते हैं। चलो दो को तीन ही कर लो, वैसे तो दो अपन ज्यादातर पढ़ते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। ईंधन सेल एक विशिष्ट प्रकार के सेल होते हैं जिनको मतलब केवल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। जनरली जो क्लासिफिकेशन होता है वो इन दो में किया जाता है, ये विशिष्ट प्रकार का एक अलग होता है। तो तीन कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, प्राथमिक सेल की। प्राथमिक सेल, ठीक, प्राथमिक सेल क्या होते हैं। प्राथमिक सेल ऐसे विद्युत रासायनिक सेल जिन्हें उपयोग के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, उन्हें प्राथमिक सेल कहा जाता है। ठीक है, तो आपका अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राथमिक सेल कैसे हैं, तो ऐसे विद्युत रासायनिक सेल जिनको उपयोग में तो ले लिया जाता है लेकिन उपयोग के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, वो आपके विद्युत रासायनिक सेल क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए शुष्क सेल, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे लैक्लांसी सेल, ये अलग होता है लेकिन शुष्क सेल की जैसी कार्यविधि होती है वैसी आपकी लैक्लांसी सेल की कार्यविधि होती है। ठीक है, इसका ही द्रवित वर्णन है या इसी को सुधार कर क्या बनाया गया है, शुष्क
सेल बनाया गया है। तो जो चीज इसमें होगी वही चीज इसमें होगी, बस इसमें द्रव अवस्था में होती है और इसमें ठोस अवस्था में होती है, पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्या, मरकरी सेल, पारा सेल जिसको बटन सेल भी बोलते हैं। ठीक है, आदि। ठीक है, दूसरा आता है आपका द्वितीयक सेल। दूसरा क्या आता है, द्वितीयक सेल। ठीक है, द्वितीयक सेल क्या होता है, ऐसे विद्युत रासायनिक सेल, ऐसे विद्युत रासायनिक सेल जिन्हें उपयोग के पश्चात पुनः आवेशित किया जा सकता है, उन्हें द्वितीयक सेल कहा जाता है। द्वितीयक सेल कहा जाता है। ठीक है, जैसे सीसा संचायक सेल, ये सबसे कॉमन सेल है जो आपकी कार बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है निकेल सेल, निकेल कैडमियम सेल, नीफे सेल, निकेल आयरन सेल इत्यादि। ठीक है, कई बार आपसे इन दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है कि भाई प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये होता है कि इनको उपयोग के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, इनको उपयोग के पश्चात पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, इनमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, मतलब एक ही दिशा में हो सकती है, दोनों दिशा में नहीं हो सकती। इनमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है, यानी दोनों दिशाओं में हो सकती है। ये सस्ते होते हैं, ये महंगे होते हैं, इनका आकार छोटा होता है, इनका आकार बड़ा होता है। ठीक है, ये आपके अंतर हो जाते हैं किसमें, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में, ये आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपका आ जाता है ईंधन सेल। इनको भी अपन को डिटेल में पढ़ना है, इनमें से कुछ सेलों को अपन को डिटेल में पढ़ना है, तो बिल्कुल पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक अपन वही डिस्कस करने वाले हैं। बस पहले ईंधन सेल को थोड़ा सा बता दूं, ईंधन सेल भी अपन पढ़ेंगे डिटेल में। पहले हल्की सी जानकारी दे देता हूं किसकी, ईंधन सेल की। ईंधन सेल क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा विद्युत रासायनिक सेल जिसमें ईंधन ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, उसे ईंधन सेल कहते हैं। इसकी दक्षता उच्च होती है। ठीक है, इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, इसकी दक्षता क्या होगी, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया ईंधन सेल। अब एक एक करके प्राथमिक सेल कौन कौन से होंगे, द्वितीयक सेल कौन कौन से होंगे, ईंधन सेल कौन कौन से होंगे, तो ये अगले लेक्चर में अपन ये सारे सेल डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका आएगा संचारण क्या होता है। संचारण विद्युत
रासायनिक प्रक्रम कैसे है वो समझाना पड़ेगा। फिर आपके संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, संचारण के रोकथाम के उपाय, तो एक लेक्चर वो चला जाएगा, फिर आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद।